हाय मेरे जेकेडी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि यार जब हमें हमारी इकोनॉमी सौंपी गई तो उससे पहले क्या हाल थे। अब हम जानेंगे कि जो अब हमारी इकोनॉमी सौंपी गई तो हमने क्या मेजर डिसीजन लिए, हमने क्या ऐसे डिसीजन लिए जिससे हमारी इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो सके, खड़े होकर चलने लग सके, चल के दौड़ने लग सके। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल गेट टू नो कि क्या वो चल के गिरी, उठी नहीं उठी, कितनी अच्छी उठी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भैया अभी तक जो है हमारा इकोनॉमिक का शेड्यूल ऑन ट्रैक चल रहा है, फुल ऑन प्लेटफॉर्म पे गाड़ी है भैया, भाग रही है, दौड़ रही है। और 14 मार्च तक जो है आप लोगों के सारे रैपिड रिवीजन हो जाएंगे। लेकिन साथ यहां नहीं छोड़ूंगा भैया, मैंने क्या बोला 80/80। ठीक है जी, हमारी इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट डली हुई है उस पे क्या है, इकोनॉमिक्स टॉपर विद वैभव भैया। तो टॉपर बनेंगे आप लोग इसमें से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और उनके सॉल्यूशंस भी डल रहे हैं तो मैच करते जाइएगा सो दैट आप एनालाइज कर सके कि कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, कितना अच्छा वो चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड है। और इसी के साथ जिसने अभी तक अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की महफिल जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं करा है तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये पढ़ाई के साथ साथ और अदर चीजों के लिए भी है। देखो एक बात याद रखना जो मैंने अपने टाइम पे सीखी थी, ठीक है जी, ऐसे ही नहीं मेरे 98% आए थे, आपको सारा ओवरऑल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, ये बात याद रखना। मतलब पढ़ाई तो आप कर रहे हैं लेकिन पढ़ पढ़ के भी जब बंदा पक जाता है ना तो उसको चाहिए यार कोई बंदा जो दिल के जिसके साथ आप दिल के हाल बयां कर सकते हो। ये चैनल है, हर किसी के पास तो भैया पार्टनर नहीं होता ना, हर किसी के पास तो वो निब्बा निब्बी वाला सीन तो नहीं होता ना। तो हम बनेंगे ना आपके निब्बा निब्बी। आइए देखो इस पे डलेगा सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कई बच्चे मेरे से इस पे पूछ चुके हैं कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, उनको मैं प्रॉपर गाइड करता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ो। तो आओ इसको ज्वाइन करो और अपने दिल के जो हाल है वो बयां करो इस पे, क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं ना दिल से और दिमाग से वो प्रेशर, तब तक अंदर कोई नॉलेज घुसेगी नहीं। फिर तो आप समझो कि एक तरीके से फॉर्मेलिटी कर रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से आओ ज्वाइन करो। जल्दी से चलते हैं, हमारे आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंडियन इकोनॉमी 1950-1990। देखो सबसे पहले जब हमारी इकोनॉमी हमें सौंपी गई तो सबसे पहला जो वो था डिसीजन लेना था वो था इकोनॉमिक सिस्टम सेटअप करना। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डिसीजन लेना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं। और मेजर इकोनॉमिक डिसीजन कौन से होते हैं मैक्रो लेवल पे, वो होते हैं आपके सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे, ऐसे कौन से गुड्स बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो तीन टाइप के आपके जो है इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है आपका कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कैपिटलिस्ट में जितने भी आपके बिजनेस वेंचर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स का जो आंसर है कुछ इस तरीके से दिया जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट विच व्हाट विल बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्निंग है। हाउ टू प्रोड्यूस, वो वाली टेक्निक अडॉप्ट करेंगे जो चीपर होगी। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसी के लिए बनाएंगे जो अफोर्ड कर पाएगा, जो हमें पैसे दे पाएगा। तो ये मॉडल जो है आपका सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में जो है अडॉप्टेड है। उसके बाद आते हैं सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट बेसिकली सोशलिस्ट में क्या होता है, जितने भी आपके बिजनेस वेंचर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में होता है जो लोगों की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस जो बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा इकोनॉमी को, वो टेक्निक है, यूज करेंगे। फॉर हुम टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ नीड नॉट इनकम। ठीक है, तो ये वाला जो है सोवियत यूनियन, अब तो वो कंट्रीज जो है अलग अलग हो गई हैं, पहले वो सोवियत यूनियन के नाम से जानते, अब रशिया और ये वो एक्सेट्रा, चाइना, क्यूबा, इन सब में जो है अडॉप्ट किया गया था। और लास्ट आ जाता है आपका मिक्स्ड, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों जो है ओन्ड बिजनेस वेंचर्स होंगे। जो प्राइवेट है वो अपना प्रॉफिट मोटिव करे, गवर्नमेंट कह रहे हैं हम अपना जो है पब्लिक वेलफेयर करेंगे अपने वेंचर्स से। ठीक है, और इसमें जो है आपका मिक्स जो होता है तो दोनों का ही वो होता है। इसमें क्या क्या था, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया ने भी मिक्स्ड ही अडॉप्ट किया था। ठीक है, जिसमें बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ उठाए थे। अब देखेंगे पता चलेगा कितना बेस्ट है, अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, अब हमने पूरा इकोनॉमिक सिस्टम तो सेटअप कर लिया, अब आते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में। अब अगर हमने मिक्स्ड जो है अपना
इकोनॉमिक सिस्टम सेटअप करा है तो उसमें किसका कितना रोल होगा, कौन कितनी इंडस्ट्री अडॉप्ट कर सकता है, ये सारी प्लानिंग करने जा रहे हैं। पहले हम किस सेक्टर पे फोकस करें, ये वो एक्सेट्रा। तो प्लानिंग का मतलब होता है डिसीजंस लेना जो हम फ्यूचर में कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, कई बच्चों को आज भी लगता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आईपीआर 1956 सबसे पहली थी, नहीं, सबसे पहली थी 1948, जिसमें आपके जो है अगेन इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया था जैसे 1956 में गया था, बट ये इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना पहली वाली 1948 में हुई थी। तो मार्क करते जाना जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जो प्लानिंग कमीशन थी वो सेटअप हुई थी 1950 में। ये ईयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करते रहना, ये जितने भी ईयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीआर सबसे पहली है, सबसे पहली थी आपकी, ठीक है, ये 1948 में। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1950 में, जिसमें चेयरमैन बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर को। कौन होता है चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, प्लानिंग कमीशन विल बी फिक्स्ड बाय द पीरियड, ठीक है, प्लानिंग कमीशन वॉज फिक्स्ड, और जिसमें जो है ये डिसाइड हुआ था कि 5 ईयर प्लानिंग हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम 5 ईयर प्लानिंग जो है डिसाइड हुआ था, सबने आपस में मिलकर, जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और ये सब जो हमारे प्रॉफिलिटीज थे उस टाइम पे सबने डिसाइड किया, और 5 ईयर प्लानिंग एरा जो है वो स्टार्ट हो गया था, जिसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, हालांकि सबका था, लेकिन पीसी महालानोबिस जो एक बंदा था, स्टैटिस्टिशियन था, उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था प्लानिंग में, जिसको फादर ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान भी बोला जाता है। ये बात याद रखना, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, जो बीजेपी लेड एनडीए इज द कोलिजन ऑफ पार्टीज, ठीक है, जिसमें बीजेपी का मेजर रोल है, तो उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया 5 ईयर प्लानिंग को। तो जो 12th 5 ईयर प्लान है वो लास्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 वाला, ठीक है, और अब इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया 3, 7 एंड 15 ईयर प्लानिंग से, ठीक है। 3 साल वाले बनेंगे, 7 साल वाले बनेंगे और 15 साल वाले बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ 5 ईयर प्लानिंग का जो था हमारा ये पीरियड, ये ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेकंड तक याद कर लो, या थर्ड मैक्स टू मैक्स। उसके अलावा इनके ऑब्जेक्टिव भी पहले 3 याद कर लो, बट इतना याद करने की जरूरत नहीं, और एक आखिरी याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो एक आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरली, ठीक है। तो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पे अगर हम आए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बिगेन ऑन 1 अप्रैल 1951 एंडेड ऑन 31 मार्च 1956, ठीक है। अब इसका क्या सीन हुआ था? इसका ये सीन था कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था इसमें, वो ऑब्जेक्टिव था आपका ग्रोथ। क्या ऑब्जेक्टिव था? वो ऑब्जेक्टिव था आपका ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ में क्या होता है कि हमें अपनी इकोनॉमी, देखो हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमी वो बैठी हुई थी, एग्रीकल्चर हमारा स्टैग्नेटेड हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज फेमस थी वो इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी, हमारे उधर कोई भी अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं थी, ले देकर 1-2 ही थी, ठीक है जी। कॉटन या जूट मिल्स थी जो अगेन फॉरेनर्स जो है उसमें ऑपरेट करते थे, उसे ओन करते थे, तो वो भी इतनी अच्छी खासी नहीं थी। एक टिस्को खुली थी आपकी 1907 में, ठीक है। तो ग्रोथ जो थी उस वक्त नीड ऑफ द आवर थी, जिसमें ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स, मतलब हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है। आइदर लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, लार्ज स्टॉक ऑफ साइज ऑफ सपोर्टेड सर्विसेज, ये वो एक्सेट्रा, मतलब या तो हम अपने गुड्स एंड सर्विस गुड्स बढ़ाएं या सर्विस बढ़ाएं। अब इसका इंडिकेटर क्या होता है? इसका इंडिकेटर होता है, एक तो जीडीपी होता है, दूसरा शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीज। तो ये 2 इंडिकेटर थे जिससे हमें पता चलता है कि क्या हमारी ग्रोथ हो रही है, जिसमें मेजर जो है वो जीडीपी ही होता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो हो गया हमारा ग्रोथ, कि हमें बढ़ना था भैया, हम बहुत पीछे हो गए थे। जब हमने लास्ट चैप्टर की वीडियो जब हमने ओवर करी तो हमने ये चेक करा था कंक्लूजन में कि हम जो है बैकवर्ड चले गए थे, तो अब हमें ग्रोथ करके फॉरवर्ड आना था, ठीक है। उसके बाद अगला होता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन इज एज इन अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और मॉडर्नाइजेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि हमने न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू मशीनरीज, न्यू कैपिटल अडॉप्ट कर ली, इसमें चेंज इन सोशल आउटलुक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, ये दोनों पता होना चाहिए। अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, मतलब जेंडर एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स को जो है वैल्यू करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छे से इसमें जो है इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, तभी जो है मॉडर्नाइजेशन आएगी। बोलते ना यार ये तो बड़ा मॉडर्न बन रहा है, तो मॉडर्न मतलब ये सोशल आउटलुक भी इसमें इंक्लूड होता है, जिसमें इनोवेशन, इन्वेंशंस जो है इस टाइम मॉडर्नाइजेशन पे जब फोकस किया जाता है तो नए नए रिसर्च सेंटर्स जो है बनाए जाते हैं, नए नए कॉलेजेस बनाए जाते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है सेल्फ रिलायंस। अच्छा, अगेन जो है हमारे यहाँ पर फूड क्रॉप्स की जो है शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ है कि सेल्फ रिलायंस क्यों इतना ज़्यादा
एम्फेसिस किया गया था, या सेल्फ रिलायंस को क्यों गोल बनाया गया 5 ईयर प्लानिंग में? तो सेल्फ रिलायंस का बेसिकली मतलब होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज हो गई थी, हमने पिछले चैप्टर में देखा, तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी खासकर यूएस पे, हम इंपोर्ट करते थे फूड क्रॉप। अब जरूरत थी कि हम जो है सेल्फ रिलायंट हो जाए। ऑल्सो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, तो जितना भी कंज्यूमर गुड्स आते थे वो कहाँ से आते थे? ब्रिटेन से आते थे, उनका ऑब्जेक्टिव ही यही था। तो अब टाइम था कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमें बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों थी? ये रीजंस जो है हर बारी पूछे जाते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। अब जब हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो उनका इंटरवेंशन भी बहुत हो जाता है हमारी वर्किंग में, ठीक है। तो ये भी हमें जो है अवॉइड करना था। और लास्ट जो आपका आता है गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, वो होता है इक्विटी। इनको पिलर्स ऑफ 5 ईयर प्लान भी बोला जाता है, वो होता है इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या है? देखो, अगर हम ग्रो कर रहे हैं, हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं और हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारे सारे बंदे इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो भैया उसका कोई फायदा नहीं है, वो ग्रोथ सारी जीरो हो जाती है। तो इक्विटी मींस कि हमारे जो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको सबको बेनिफिट मिले, सब प्रॉस्पेरस करे, सब ग्रो करे, ठीक है। तो ये इक्विटी में आता है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम पे। अच्छा, हमें ये अच्छे से पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो तो भैया पूरा बैठ चुका था, वो पूरा का पूरा बैठ चुका था, ठीक है। स्टैग्नेशन आ गई थी, उसके रीजन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। और हमने ये भी अच्छे से पढ़ा है कि यार हमारा 75% तक पॉपुलेशन की जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। इसीलिए ये एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। और जो हमारा अंग्रेज जो है ज़मींदारी सिस्टम बना गए थे, उसको एबॉलिश करने का टाइम आ चुका था। और एक पॉलिसी पे बहुत फोकस किया गया, विच इज लैंड टू टिलर, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट ने सोचा यार अगर आप किसी से काम करवा रहे हो, ठीक है। अब एम्प्लॉइज जो है अपने बॉस से इतने चिढ़ते क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉइज को लगता है कि यार हम काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी हम मेहनत करते हैं अल्टीमेटली जो बैंक बैलेंस है वो तो बॉस का ही बढ़ रहा है, जो क्रेडिट है वो तो बॉस को ही मिल रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि यार जब हम जो है टिलर मतलब जो एक्चुअली लैंड पे काम करता है, जब हम ये पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे लैंड टू टिलर, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा लैंड में, मतलब कि वो जितनी मेहनत करेंगे अल्टीमेटली बेनिफिट उन्हीं का होगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट उन्हीं को मिल रहा है। तो वो उन्होंने पॉलिसी जो है अडॉप्ट करने का सोचा था लैंड टू टिलर में, ठीक है। जो कितनी सक्सेसफुल हुई, कितनी नहीं हुई, अभी हम देखेंगे। उसके लिए बड़े सारे उन्होंने जो है रिफॉर्म्स निकाले थे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं फीचर्स क्या थे एग्रीकल्चर के, ठीक है। एक तो पहली बात, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, ठीक है। 1950 1990 के एरा में, ठीक है, इसने स्टेप लेने के बाद भी, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज वाज द रीजन फॉर स्टैग्नेशन। लोगों को नॉलेज नहीं थी अच्छे से, कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं आती थी, ठीक है जी। और हमारे पास कोई अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज और ये सब नहीं थे, क्योंकि भैया जो जमींदार थे उन्होंने कुछ किया नहीं था उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, काम एक का लगे चार हुए, ठीक है जी। तो वो वाला कोई जैसे आपके स्कूल के या फिर आपके वो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना भैया, 6 8 का ग्रुप बना देते, काम करने वाले वो 2 ही होते हैं, बाकी के 6 तो बस दिखा रहे होते हैं, ऐसा कि हमने भी किया। तो वो वैसे वाला सीन होता है इसमें। हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल पे डिपेंडेंसी बहुत रहती है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, ठीक है। इवन दो गवर्नमेंट और ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत फोर्स किया था कमर्शलाइज फार्मिंग के लिए, लेकिन आज भी कई जो है फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही स्टिक रहे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये तो हमें पता है। और उसके बाद टेनेंट और लैंडलॉर्ड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता था। अब गवर्नमेंट ने क्या ऐसी पॉलिसीज बनाई थी सो दैट हमारा एग्रीकल्चर ग्रो कर सके, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अच्छा ये जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, विच इज लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन दी ओनरशिप ऑफ लैंड। तो भैया वो जमींदारी वाला जो सिस्टम बना गए थे ना सरकार, उसको चेंज करना था, जिसमें सबसे पहली जो पॉलिसी थी वो थी एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। वो जो जमींदार हैं वो इंटरमीडियरीज हैं, उनको हटाओ, उनको भगाओ और सीधा फार्मर्स को ही उनका लैंड दे दो। तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मेड 200 लाख टेनेंट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट। तो बीच में से इंटरमीडियरी हट गए और सीधा गवर्नमेंट और टेनेंट के बीच में बातचीत होती थी, टू गिव द बेनिफिट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू
एक्चुअल टिलर्स। हाउएवर गोल वाज नॉट अचीव फुली, लेकिन ये जो गोल है ये अचीव नहीं हो पाया था फुली, क्योंकि जितने जमींदार जितने इंटरमीडिएरीज थे उन्होंने ना लूप होल्स ढूंढ लिए थे लेजिस्लेशन में, जो लॉ निकाला था उन्होंने, ठीक है, तो उसमें लूप होल्स, उसमें कमियां ढूंढी और उसका एडवांटेज उठाकर जो है लैंड जो है अपने पास ही रखा। अच्छा वो कमियां भी क्या क्या थी, देखो बड़े समझदार थे, पूरी मूवी बन सकती है इस पे। देखो क्या करते थे जमींदार भैया, वो जो जब भी गवर्नमेंट आनी होती थी ना, जब भी खबर, अब देखो मेरे एरिया में भी क्या होता है, वो रेडी वाले लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनको खबर आती है ना कि भाई कमेटी आने वाली है और कमेटी आके ना उनकी रेडी पूरी उठा के ले जाएगी, उनका स्टॉल पूरा उठा के ले जाएगी, तो वो आते ही नहीं उस दिन, या आते हैं तो पहले ही साइड हो जाते हैं, अपना माल मूल उठाए और साइड हो गए। तो ऐसे ही जमींदार को जब खबर हो जाती थी ना कि आज भाई छापा बनने वाला है, ठीक है जी, तो वो क्या करते थे, अपना टेलर्स को हटाते थे, फार्मर्स को, और अपने आप को ही एज अ फार्मर रिप्रेजेंट करते थे। घर से कोई गंदी सी धोती निकाल के, गमछा वमछा पहन के मस्त अपना ऐसे खेतों में एक्टिंग कर रहे हैं काम करने की, भैया जमींदार भैया तो भाग गए, अब हम ही इनके इस लैंड के वो हैं, वो फार्मर हैं, और वो हमें हमारे पे बहुत अत्याचार करते थे ये वो। अब गवर्नमेंट को क्या पता आने के बाद कि भैया कौन फार्मर था कौन जमींदार था, तो भैया उसने क्या करा, गवर्नमेंट ने चल कोई नहीं तेरा लैंड हो गया ये। तो वो भैया इतनी हंसी आती है ना भाई मेरे को पढ़ते हैं पढ़ाते वक्त कि भैया ये गेम हो रही थी उस वक्त, ठीक है। तो इस वजह से टेनेंट्स को एविक्ट कर दिया और जमींदार ने खुद जो है क्लेम कर लिया कि भैया हम ही कल्टीवेटर और हमें ही दे दो तुम ये लैंड, तो उनको मिल जाता था। तो ये बड़ा तगड़ा लूप होल था। दूसरा जो था गवर्नमेंट लेकर आई कि यार गवर्नमेंट को समझ आ गया कि ये जमींदार जो है ना ये गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, बिग बॉस खेल रहे हैं, तो अब दूसरी पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। तो वो लेकर आए लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग में क्या होता था, सीलिंग का मतलब होता है एक लिमिट, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो लैंड सीलिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट ने ना एक लिमिट बांध दी कि भैया इससे ऊपर जो है आप लैंड ओन नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट उन्होंने एक पर्टिकुलर जो है वो बता दी वैल्यू कि इससे ऊपर का जो है एरिया आप लैंड ओन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी एक पॉलिसी थी, ठीक है, जिसमें फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड। लेकिन अच्छा उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये बोल दिया उस लिमिट के ऊपर जितना भी आपके नाम पे लैंड है हम ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करा, ये जो है ओनर जो जितने भी वो थे जमींदार, उन्होंने ना ये चैलेंज कर दिया कोर्ट में कि भैया ऐसे कैसे, हमने पैसे देके खरीदा है, इतनी खून पसीने की कमाई से खरीदा है, ये वो एक्सेट्रा। अब उनको अच्छे से पता था कि भैया हमारे यहाँ पर जो है कोर्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, तो लटके रह जाएगा केस। इतने में उन्होंने क्या करा, अपनी बुआ अपनी फूफी जो रिश्तेदार आज तक जिनको पूछा नहीं मुंह नहीं लगाया, उनको फ़ोन कर करके बोल रहे हैं आ जाओ बुआ जी आपके नाम पे लैंड कर रहे हैं हम, आ जाओ ये वो। बुआ जी भी उछलते उछलते आ गई, भैया लैंड मिल रहा है, लेकिन पहले बोल दिया कि भैया ये सिर्फ कागज पे लैंड है, काम मेरे ही आएगा, कंट्रोल मेरे ही आएगा, तुम्हारे को मैं थोड़ी बहुत कमीशन दे दूंगा। तो भैया ये वाला सीन था, और इस वजह से ये लैंड सीलिंग भी एक बहुत बड़ा फेलियर था, एक्सेप्ट केरला और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां पर शुरू से स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी। वहां पर भैया कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये है वो है, उन्होंने तो पहले ही डंडे मार के भगा दिया था कि भैया ये तुम्हारा जितना भी एक्स्ट्रा लैंड है ये हमने ले लिया। तो सिर्फ 2 स्टेट में जो है ये सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था हमारी कंट्री में, जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। काफी टाइम से जो है साइंटिस्ट जो है हमारे कंट्री के काम कर रहे थे ऐसे सीड्स बनाने में जिसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो उनको बोलते हैं HYV सीड्स, ठीक है जी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ऐसे सीड्स बन के आए थे। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन क्यों बोलते हैं, ग्रीन रिप्रेजेंट्स आपका एग्रीकल्चर, तो रिप्लेसिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया था इन सीड्स को यूज करके, और 1966 में ये आया था, ठीक है। नॉर्मली ड्यूरिंग योर थर्ड 5-year प्लान ड्यूरिंग खारिफ सीजन इंडिया अडॉप्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसमें इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। HYV सीड्स वर मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो मेन रीजन वही था, वो सीड जो थे, और उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हमें हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके नुकसान भी जो थे हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स भी वो पूछ लेता है। तो इसका जो सक्सेस है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये 2 फेजेस में हुआ था, क्योंकि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के सीड्स थे ये महंगे आते थे, ऊपर से इन पे फर्टिलाइजर जो है वो 4 टाइम्स यूज होता था, इरिगेशन बहुत ज्यादा लगती थी। तो जो एफ्लुएंट मतलब जो अमीर फार्मर्स थे, तो सिर्फ वही शुरू में जो है इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठा पाए, वो सीड्स ले पाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एफ्लुएंट स्टेट्स में लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वीट ग्रोइंग जितने भी रीजन थे, वहां पर ही बेनिफिट पहुंच पाया फर्स्ट फेज में। लेकिन गवर्नमेंट में देखा यार ये तो काम खराब हो रहा है, अगर सिर्फ लिमिटेड लोग ही इसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सब्सिडी दे देते हैं फर्टिलाइजर्स और इन सब पे, सो दैट आप सस्ते में खरीद सको। तो उन्होंने सब्सिडीज निकाला, जिस वजह से जो है अब लार्जर सेक्शन ऑफ फार्मर्स जो है वो यूज कर पा रहे थे,
ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था, हमारे पास सेल्फ सुफिशियंसी आ गई, बफर स्टॉक बन गया था फूड ग्रेन्स का, एंड वी वर नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, साइमन गो बैक, अब हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है जी, फूड वूड ये वो एक्सेट्रा। अब इंप्लीकेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पहली बात तो मार्केटेड सरप्लस आ गया। अब मार्केटेड सरप्लस भी आ रखा है, एक साल जो है डेफिनेशन आई थी डिफाइन मार्केटेड सरप्लस, तो मार्केटेड सरप्लस होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने मार्क नहीं किया, मैं आप लोगों को बता देता हूं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्केटेड सरप्लस क्या होता है कि मतलब बेसिकली इतनी आपने प्रोडक्शन कर ली कि आप मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हो, जो कि डिफरेंट होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग से। ठीक है, मतलब उसका ऑपोजिट होता है। उसके बाद बफर स्टॉक बन गया था फूड ग्रेन्स का, जिससे प्राइस स्टेबल रख पा रही थी गवर्नमेंट, और लो इनकम ग्रुप्स को बेनिफिट हुआ था क्योंकि सब्सिडीज निकाल दी थी। रिस्क क्या इन्वॉल्व थे, एक तो पेस्ट जो है, पेस्ट कंट्रोल बहुत लगता है, इसलिए फर्टिलाइजर्स बहुत लगते थे, पेस्टिसाइड्स बहुत लगते थे इसके लिए। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इक्वालिटीज, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो है सिर्फ अमीर फार्मर जो है इसका बेनिफिट ले पाए, जिससे अमीर फार्मर्स और अमीर हो गए और गरीब और गरीब हो गए, तो इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ गई थी। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडीज लेकर आई जिसका बेनिफिट मिल गया था। अच्छा, सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, ये भी एक डेफिनेशन आ रखी है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना सो दैट पीपल कैन अफोर्ड द एसेंशियल थिंग्स। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब हमने जो है एग्रीकल्चर का अच्छे से पढ़ लिया, अब आते हैं इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं थी। अब ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आएगा आईपीआर 1956, वो तो हद मार के इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, एक बात याद रखना, जिस कंट्री को ग्रो करना है, अच्छा चाइना की अगर ग्रोथ आप वो देखोगे सक्सेस स्टोरी, ठीक है, या जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्री उनकी सक्सेस स्टोरी देखोगे, तो उन्होंने दो सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम किया। एक सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है बाहर के जो सर्विसेज देने के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए काम आता है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना जब बेस होगा ना इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो लोग आपके पास आएंगे सामान खरीदने बाहर के भी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा एक अच्छा ऑब्जेक्टिव था कि हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने देखा था कि यार कॉटन या फिर जूट इंडस्ट्रीज ही थी उस टाइम पे, या ले देकर आयरन या स्टील, जो एक जमशेदपुर में थी और दूसरी कोलकाता में थी, जो हमने टिस्को पढ़ा भी था। ठीक है, लेकिन पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, मेजॉरिटी ऑफ रोल अपने सेक्टर अपने हाथ में रखा, और उसकी जरूरत भी थी। क्यों जरूरत थी, ये रीजन था उसका। एक तो पहली बात, प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल नहीं थी। कैपिटल का मतलब हो गया इतना उनके पास पैसा नहीं था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर सके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए। दूसरा, जिनके पास पैसा था उनको इंसेंटिव्स नहीं लगते थे इसके लिए कि भाई इसमें कोई प्रॉफिट भी इतना होगा। और तीसरा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर, कि भैया मेरे को लोगों का भला करना है, तो इसलिए ज्यादा पावर मेरे हाथ में रखनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, प्रॉपर एक रेजोल्यूशन, प्रॉपर एक आपका लॉ बनाया गया। ठीक है, 3 स्टार मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसमें क्या करा गवर्नमेंट ने, जो इंडस्ट्रीज को जो है शेड्यूल कर दिया था बेसिकली, कि 3 शेड्यूल्स में बांट दिया था, ये से ये इंडस्ट्रीज ऐसे। चलो आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या था, 1956 में हुआ था। अच्छा, 1956 पता होना चाहिए, इसे डेट प्रॉपर नहीं पता होनी चाहिए। और पहला वाला 1948 में होता है, ये तो हमने पता ही था हमें। ठीक है, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का वो पढ़ लेना 1966, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो 3 शेड्यूल कौन से हैं, सबसे पहला एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, तो ऐसी 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो सिर्फ स्टेट ओन्ड थी, उसमें प्राइवेट घुस भी नहीं सकता था, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक, मतलब जितनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग एक्सेट्रा। दूसरी शेड्यूल बी, जिसमें दोनों ओन करेंगे। ठीक है, स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव of setting up industries and private sector will supplement the efforts of state। तो 12 इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम एंड अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन, टूल्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, इसमें ऐसी 12 इंडस्ट्रीज थी जो कि दोनों ओन करेंगे, जिसमें अगेन नाम के ही दोनों थे, मेन तो पब्लिक सेक्टर ही था। और तीसरा जो था वो टोटली जो जितनी भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी वो सारी प्राइवेटली ओन्ड कर दी कि भैया जाओ तुम खोलो, लेकिन ये तो भैया ऐसे बोलने में तो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा वाला सीन नहीं है। उन्होंने पीछे से उसकी रस्सी पकड़ी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस रख दी थी इसमें भी। ठीक है, लाइसेंसिंग डाल दी थी थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ये एक्ट आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको परमिशन लेनी पड़ती थी अगर आपको इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, भले ही वो बिजनेस बंद करना हो, बिजनेस एक्सपैंड करना हो, दूसरी लाइन ऑफ बिजनेस में जाना हो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
लाइसेंस वॉज इजी इफ इंडस्ट्री वॉज सेटअप इन बैकवर्ड एरिया। गवर्नमेंट ने एक चीज बहुत अच्छी करी कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में जो है अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आपको लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, जो आज भी करती है गवर्नमेंट, सो दैट रीजनल इक्वालिटी है प्रमोट कर सके। लाइसेंस टू एक्सपेंड ओनली इफ गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट देयर इज नीड फॉर लार्जर क्वांटिटी। अच्छा, एक बनाई थी उन्होंने कार्वे कमेटी। अब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्वे। मैंने क्या बोला था आपको, कल भी बताया था एक वीडियो में कि भैया चैप्टर 2 में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आप मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना के लाया हूं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो कार्वे कमेटी जो है, ठीक है, वो बनाई थी सो दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके। 1955 में बनाई गई थी। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी था? क्योंकि यार ये तो सबसे पहले भैया बड़ी बड़ी जो कंपनीज है इनको खा जाएगी मिनट से पहले। दूसरा ये कि भैया ये जो होती है ना, ये इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव होती है, क्योंकि ये लेबर पे ज्यादा काम करती है, इनके पास पैसा नहीं होता मशीनरी यूज करने का, तो इससे इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी कंट्री में। ठीक है, और इसकी जो कंडीशन है, पहले जब 1950 में सेटअप करी गई थी तो 5 लाख थी कि जिस इंडस्ट्री में 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तक आएगी, उसके ऊपर नहीं आएगी। लेकिन अब उसकी डेफिनेशन चेंज करके 1 करोड़ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा फॉरेन ट्रेड की तरफ। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में अच्छा इनकी हेल्प कैसे करते थे? इनको लोअर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, इनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाते थे, एक्सेट्रा। उसके बाद चलते हैं फॉरेन ट्रेड। हमने फॉरेन ट्रेड भी देखा था कि ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड ब्रिटेन तक था, मोर देन हाफ, और उसके बाद बाकी उनकी श्रीलंका, पर्शिया और उन्हीं की कंट्रीज थी। ठीक है, जिन पे मतलब उन्हीं की जो फ्रेंडली कंट्रीज थी उन्हीं तक था। ठीक है, अब जो फॉरेन ट्रेड में एक प्रॉपर पॉलिसी अडॉप्ट करी गई थी जिसका नाम था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम था इसका? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नाम इटसेल्फ जस्टिफाइज द डेफिनेशन। भैया इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके अपने यहीं बनाओ, जो आज की डेट में मेक इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट इन वाइटल सेक्टर, अ स्ट्रेटेजी टू रिप्लेस इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव था टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बहुत लगता था इंपोर्ट में, और अचीविंग सेल्फ रिलायंस, दूसरों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ एंड कोटा। और इंपोर्ट्स को रोकने के लिए क्या करा उन्होंने? सबसे पहले टैरिफ और नॉन टैरिफ बोलते हैं इनको मेजर्स, वो अडॉप्ट करे। टैरिफ में टैक्सेस लगा दिए बहुत ज्यादा, सो दैट जो है वो डिस्करेज हो जाए एक्सपेंसिव होने के बाद। उसके बाद कोटा लगा दिया कि भाई ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिसको नॉन टैरिफ मेजर बोलते हैं। और इसका रीजन जो था वो साफ था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, कि भैया अपनी इंडस्ट्रीज को जो है वो ग्रो करना है, तभी यहां पर इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको क्रिटिकली अप्रेस करें, ठीक है, क्रिटिकली अप्रेज करें तो क्रिटिकल अप्रेजर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो यार ये देखो 1950-51 से 1990-91 में अगर हम देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान ही तब तक हुए थे, 13% से 24.6% पे आ गई थी उसका जीडीपी शेयर। ठीक है, ओवरऑल देखें तो एग्रीकल्चर का कम हो गया था, इंडस्ट्री का बढ़ गया, और सर्विस का जो है और बढ़ गया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मैंने क्या बोला, 2 सेक्टर पे फोकस करना बड़ा जरूरी है, इंडस्ट्री एंड सर्विस। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री एज वेल एज इंप्लीमेंटेड बट सफर 2 ड्रॉबैक्स। अब वो जो इंडस्ट्रीज जो हम अपनी इंडस्ट्रीज का इतना जो है बढ़ावा करना चाहते थे कि भैया हमारी इंडस्ट्रीज में अब गुड्स बनते हैं, मेक इन इंडिया हो रहा है, ये वो, इसके 2 ड्रॉबैक्स थे सबसे ज्यादा। वो क्या था? एक तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी की वजह से हम एक्सपोर्ट, क्योंकि हम जो है हमारे यहाँ पर ही नीड पूरी नहीं हो रही थी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो बाहर क्या करते, तो एक्सपोर्ट नहीं हम कर पा रहे थे, तो एक्सपोर्ट सेक्टर जो हमारा बहुत वीक पड़ गया था, जो कि एक टाइम पे अंग्रेजों के आने से के पहले हैंडीक्राफ्ट बहुत एक्सपोर्ट होता था। दूसरा, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन नो सिंसियर एफर्ट्स वर मेड टू इंप्रूव द क्वालिटी। अब बाहर जो है इंपोर्ट्स रोके हुए, एफडीआई था नहीं उस वक्त पे, तो हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थी उनके गुड्स के साथ उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था मार्केट में, इंटरनेशनल कंपटीशन कोई हो, तो इस वजह से क्या है वो एफर्ट ही नहीं मारते थे कि यार अपने गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर ले। आज देख लो चाइनीज प्रोडक्ट आते ही सारे जो है अपने एफर्ट्स मारते ताकि भैया हम भी सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उस टाइम पे। ठीक है, और इवन आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नो डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन व्हाट द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड व्हाट द प्राइवेट सेक्टर कैन आल्सो डू। तो आज तक जो है 40 साल तक भी जो है ये डिफाइन नहीं हो पाया था 1990 तक कि भैया पब्लिक सेक्टर क्या क्या कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर को क्या हम सौंप सकते हैं। द नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वाज मिसयूज्ड। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो लाइसेंस को जो है मिस यूज करती थी अपने बेनिफिट के लिए, नहीं कि भैया हमें लाइसेंस दो, हमें बिजनेस खोलना है। वो लाइसेंस
लेके रख लेती थी सो दैट जो है आपके बाकी जो है लोग उसमें ना घुस सकें। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल दूं, अभी विराट कोहली जी का जो है अभी लड़का हुआ है, ठीक है जी, तो लोगों ने इंस्टाग्राम के ना पहले से यूजर नेम जो है बना के रख ली है कि अगर बाय चांस विराट कोहली जी उनका अकाउंट बनाना चाहे ना तो हमसे खरीदना पड़ेगा उनको। तो ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे जीमेल में भी होता है, ऐसे कंपनीज के नाम भी लोग क्या कंपनी खोली नहीं होती, सिर्फ रजिस्टर करवा लेते हैं सो दैट अगर किसी को उस नाम से कंपनी खोलनी है, किसी को पसंद होता है भाई, किसी का होता है, किसी का सुपरस्टिशन होता है नाम में, किसी का प्यार लग जाता है, अच्छा लग जाता है नाम, तो ऐसे ऐसे तो यही उस टाइम पे जो है बड़ी इंडस्ट्रीज कर रही थी। तो अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूजन में आए, इंडिया जो है इंप्रेसिव थी, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स तक जो है वो बहुत इंप्रेसिव उसकी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होने लग गए क्योंकि जो है फ्रीडम नहीं मिला था प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो वो फ्रीडम की वजह से ना हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से खुल नहीं पाई थी, इंडस्ट्रीज जो है वो डाइवर्सिफाइड हो गई थी, ठीक है। और ये आप लोगों के है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट बोला है। आप देखोगे क्वेश्चन जो ज्यादातर ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मतलब प्रीवियस ईयर्स, तो आप देखोगे ज्यादातर जो है क्वेश्चन वही जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताया उन्हीं में से आता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर विच इज एलपीजी, बहुत इंपॉर्टेंट, निहायत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, हम उसको करेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है रैपिड रिवीजन में। भाई मैं जितना पॉसिबल अच्छे से करवा सकता हूँ, रैपिड रिवीजन है, शुरू से करवाने गया ना तो भैया कई बच्चे बोल रहे हैं सर तसल्ली से कराओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई टाइम की भी तो नजाकत को समझो ना मेरी जान, ठीक है। चलो तो वैसे भी इतना तो थ्योरी में क्या ही पढ़ोगे यार, इतने में पढ़ लिया, एक बार चैप्टर रीड कर लो, नोट्स सफिशिएंट है, इससे बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।